ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कुछ सिद्धांत और महत्वपूर्ण केस लिखवाए जा रहे थे। कल मैं शुरू किया था, जहां से आपका क्वेश्चन 50 या 60% तो मिल ही जाएगा। 2 या 3 पेज हमें लिखवाना है, उसके बाद से आपका सेक्शन वाइज शुरू करना है। इसमें हमने आपका सेक्शन 1 में बताया था कि संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ दिया गया है। तो एक बार जो क्वेश्चन बना है कि टीपीए का प्रारंभ कब हुआ, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कब लागू हुई, तो 1 जुलाई 1882। भाई याद रखिएगा, 1 जुलाई 1882 को टीपीए आपका इन्फोर्स हुई, यानी कि प्रवृत्त हुई, यानी कि लागू हुई। फिर सेक्शन 2 से कभी काल क्वेश्चन बन जाता है, सेविंग क्लाज। फिर आपका 3 से बनता है, निर्वचन खंड से। इसको डिटेल में हम बताएंगे। फिर धारा 4 हम लिखवाए थे कि धारा 4 ये बताती है कि जो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये किसका पार्ट है या किसका भाग है। तो हमने बताया था आपका कि संविदा अधिनियम का। और किसका पूरक पूछा जाएगा, तो किसका पूरक है, तो आपका जवाब रहेगा रजिस्ट्रेशन एक्ट का। फिर धारा 5 से और 53A तक पूछा जाता है, ये पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में है। और इसमें 2 पार्ट में बांटा गया है, एक चल और अचल दोनों संपत्तियों के अंतरण से संबंधित सिद्धांत, और एक केवल अचल। तो मैं बताया था, लिखवा भी था कि 5 से लेकर 37 तक चल और अचल दोनों प्रॉपर्टी में लागू होगा। और 38 से लेकर 53A तक के जो प्रिंसिपल है, ये केवल और केवल अचल। ये याद करके जाना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। अब जिन जिन धाराओं में जो महत्वपूर्ण आपका सिद्धांत है और केस है, वहीं आपका तैयार करके जाना है। सेक्शन 5 से पहला क्वेश्चन बनता है कि इंटर वाइवस का सिद्धांत, यानी कि जो भी ट्रांसफर होगा वह लिविंग पर्सन के बीच होगा, यानी कि जीवित व्यक्तियों के बीच होगा। ये सिद्धांत कहाँ दिया गया है, तो सिद्धांत याद रखिएगा सेक्शन 5 में। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जो भी अंतरण होगा वह जीवित व्यक्तियों के बीच में होगा, इसका कौन कौन सी धाराओं में एक्सेप्शन दिया गया है। तो 3 धाराएं रट कर जाएगा, 13 14 और 16। सेक्शन 5 में एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति को स्वयं को, यानी कि सेल्फ को ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं। तो सेक्शन 5 के तहत कर सकता है। तो इसमें अंदर जाकर अगर पूछे कि स्वयं शब्द कब जोड़ा गया, तो 1929 में, यानी कि 1929। मैं सामान्य बातों में लिखवाया भी था कि सबसे व्यापक संशोधन टीपीए में 1929 में किया गया, और इसे मिनी टीपीए या संक्षिप्त टीपीए भी कहा जाता है। ये याद करके जाइएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आजकल बन रहा है कि संक्षिप्त जैसे संविधान की संशोधन को कहा जाता है, तो 42 में, तो मिनी टीपीए पूछ सकता है कि किस संशोधन को कहा जाता है, तो जो 1929 में हुआ। आगे चलिए। इसके बाद आपका सेक्शन 6 आता है। सेक्शन आपका 6 से भी क्वेश्चन बनता है, और सेक्शन 6 से आपका क्वेश्चन बनता है कि क्या अंतरित नहीं किया जा सकता, यानी कि किन प्रॉपर्टियों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उनका उल्लेख सेक्शन 6 में किया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें बनता है, स्पेस सक्सेशन। स्पेस सक्सेशन हिंदी में कहा जाता है उत्तराधिकारी होने की संभावना। तो उत्तराधिकारी होने की संभावना अर्थात स्पेस सक्सेशन को ट्रांसफर किया जा सकता है कि नहीं, नहीं किया जा सकता। और कौन सी धारा रोकती है, तो आपका 6 रोकती है।
अब यहाँ जो आपका क्वेश्चन टेक्निकल बनता है वह क्वेश्चन देखिए, यहाँ जो टेक्निकल आपका क्वेश्चन बनता है वह यह बनता है कि तमाम चीज़ें बताई जाएंगी आगे डिटेल में 1-2 दिन में। मात्र या वनली या केवल शब्द पर विशेष ध्यान देना है। आइए आपका पहले संविधान से कोरिलेट करिए। केवल जाति के आधार पर रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में नहीं दिया जा सकता। उसी प्रकार केवल केवल आपका मुकदमा दायर करने का अधिकार या इत्यादि को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन केवल शब्द विफल भी हो जाएगा, वनली शब्द विफल हो जाएगा जब जाति के साथ कुछ और चीज़ें जुड़ जाए। यानी कि अगर उस जाति के लोग सभी लोग सामाजिक रूप से बैकवर्ड हों तो जाति के आधार पर भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन अब केवल जाति नहीं रही, जाति और प्लस उस जाति के सभी लोग किस रूप में बैकवर्ड है? समाज। आर्थिक न मार दीजिएगा, अब तो जुड़ गया है आर्थिक आधार पर, लेकिन आपका जो पहले था और वैध भी मान लिया गया है वो अलग बात है। लेकिन उसी प्रकार सेक्शन 6 में आगे हम बताएंगे डिटेल में, केवल शब्द काफी महत्वपूर्ण होगा वनली। तो अगर आपका देखिए 2 पॉइंट आपको पकड़ना है। वाद दायर करने का अधिकार ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा हो सकता है। लेकिन अगर यही वाक्य दे दे, यही गलती होती है कि केवल वाद दायर करने का अधिकार, तो जैसे ही मात्र अगला आगे शब्द लग गया या केवल लग गया तो केवल वाद दायर करने का अधिकार ट्रांसफर होना संभव नहीं। तो कौन सी धारा रोकती है? 6। तो 6 में तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला जो क्वेश्चन आपका बना है कि धारा 6 में कितने खंड है आपका, जहाँ की आपका माने जिन संपत्तियों के अंतरण पर रोक लगाई गई है, यानी कि कितनी संपत्तियों का वर्णन किया गया है, आज के लिए सब पूछ रहा है। तो सेक्शन 6 में 10 संपत्तियों का वर्णन किया गया है। इसको लिखिए भाई, आपका इसको लिखिए, थोड़ा यहीं से आपका शुरू भी करना है। धारा 6 में उन संपत्तियों का वर्णन किया गया है, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। धारा 6 में उन संपत्तियों का वर्णन किया गया है जिनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। धारा 6 में उन संपत्तियों का वर्णन किया गया है जिनका अंतरण नहीं किया जा सकता। ये पहला नियम याद रखना है। दूसरा नियम जो आपका बनता है कि कितने प्रकार की प्रॉपर्टी धारा 6 में दी गई है, बन चुका है, क्वेश्चन गलत ना हो तो 10 प्रकार लिखिए। 10 प्रकार की संपत्ति दी गई है, ये क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा अंडरलाइन करिए। कितने प्रकार की? तो आपका 10 प्रकार। अगला क्वेश्चन आपका जो बनता है स्पेस सक्सेशन पर बनता है कि स्पेस सक्सेशन का सिद्धांत कहाँ दिया गया है। तो धारा 6 में अगर क्लाज वाइज पूछ ले तो 6 का क्लाज ए लिखिए। धारा 6 के क्लाज ए में स्मॉल ए लिखिएगा कोष्ट में। धारा 6 के क्लाज ए में स्पेस सक्सेशन, हिंदी में लिखिए उत्तराधिकारी होने की संभावना के अंतरण पर रोक लगाई गई है। स्पेस सक्सेशन, हिंदी में लिखिए उत्तराधिकारी होने की संभावना पर रोक लगाई गई है। फिर आपका केस पूछा जाता है और केस आपका महत्वपूर्ण है। लिखिए, पूछा भी गया है जुम्मा मस्जिद
जुम्मा मस्जिद मरकरा, जुम्मा मस्जिद मरकरा बनाम कोडिम नियंद्रा, कोडिम, कोडिम, कोडिम नियंद्रा, नियंद्रा, कोडिम नियंद्रा, देवया, देवया। फिर एक बार देखिए, जुम्मा मस्जिद के नाम से काफ़ी ये केस जाना जाता है और आपका पूछा भी गया है। इसमें आपका क्वेश्चन ये आ चुका है, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा, 2 बार रिपीट किया है जे में आपका जुम्मा मस्जिद का केस। इस केस पहला क्वेश्चन ये बनता है कि धारा 6A और आपका धारा आपका 43 में किस केस में अंतर बताया गया। तो लिखिए, इस वाद में धारा 6 के खंड ए, स्पष्ट रट कर जाइएगा इसको, इस वाद में धारा 6 का क्लाज ए कोष्ट में लिखना है, तथा धारा 43 में, तथा धारा 43 में अंतर बताया गया, धारा 43 में अंतर बताया गया। इसके बाद धारा 6 के बाद धारा 7 से क्वेश्चन बनता है। पिछली बार ही आपका बिहार जे में भी बना था और सेक्शन 7 से एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। और आपका लिखिए धारा 7, पहला क्वेश्चन ये बना है कि अंतरण करने में सक्षम व्यक्ति का उल्लेख किस धारा में किया गया है, जो बिहार का मॉडल है सेक्शन वाइज। तो लिखिए धारा 7 में अंतरण करने में सक्षम व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। धारा 7 में अंतरण करने में सक्षम व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, यानी कि कौन सा व्यक्ति संप्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने में कॉम्पिटेंट होगा, सक्षम होगा। ये बिहार का मॉडल है पहला सेक्शन वाइज, और गलत न हो अगर रिपीट यूपी में करता है। दूसरा क्वेश्चन जो इस पर बनता है वह सिद्धांत बनता है, लिख लीजिए, नेमो डेट कोड नॉन हैबिट। सिद्धांत लिखिए भाई आपका, ये भी बिहार में बना था क्वेश्चन। दूसरा अपवाद पूछ लिया था, लिखिए उसको, नेमो डेट कोड नॉन हैबिट। हिंदी में लिखिए, कोई व्यक्ति अपने से उत्तम स्वत्व का, हिंदी में इसको लिखिए, कोई व्यक्ति अपने से उत्तम स्वत्व का अंतरण नहीं कर सकता, यानी नेमो डेट कोड नॉन हैबिट। कोई व्यक्ति अपने से उत्तम स्वत्व का अंतरण नहीं कर सकता। ये सिद्धांत किस सेक्शन में समाहित है, तो सेक्शन 7 में। अब आपका जो यूपी और बिहार का मॉडल था, पिछली बार बिहार में भी आया था कि इस सिद्धांत का अपवाद किन धाराओं में है, तो मैं शुरुआती दौर में ही एक उदाहरण बताया था कि सेक्शन 7 में जो सिद्धांत हैं उसके 3 सेक्शन में अपवाद हैं, रट कर जाइएगा, 35 में, 41 में और 43। लिखिए, इसके अपवाद वही सिद्धांत के आगे लिखिएगा, ना है तो स्पष्ट लिखिए, इस सिद्धांत के अपवाद या इसके अपवाद सेक्शन 35, 41 और 43 में दिया गया है। 3 धाराएं रट कर जाइएगा, फिर एक बार दोहराइए, 35, 41 और 43। अब देखिए आपका मॉडल भी चलते रह जाए। जो उत्तराखंड आपका बिहार ने मॉडल जो पिछली बार बनाया कि नेमो डेट कोड नॉन हैबिट का कौन सा सेक्शन अपवाद है,
35 दिया नहीं था, केवल दो ही धारा दिया था, 41 और 43। तो नियम बना लीजिए, अगर किसी ऑप्शन में तीनों धाराएं रहे तो तीनों वाली मारिए, तीन न रहे दो रहे तो दो वाली, और दो न रहे इन अपवादों में से केवल एक ही धारा रहे तो वह मारिए, और तीनों धाराओं में से कोई न रहे तो इनमें से कोई नहीं। अब ये नहीं कि फालतू धारा जुड़ गया तो उसको भी मारिए, जैसे उत्तराखंड भरमाया था, निम्नलिखित में से कौन अपवाद हैं, उसमें आपका 41 42, 42 43, 43 44 और इनमें से कोई नहीं दिया था, तो कोई भी ऑप्शन आपका सटीक नहीं है, क्योंकि एक धारा तो इसमें अपवाद रह रही है लेकिन दूसरी धारा अपवाद नहीं रह रही, तो आपको मारना है इनमें से कोई नहीं। ये उत्तराखंड का मॉडल है। तो यूपी का मॉडल आपका एक्सेप्शन पूछा, बिहार में दो क्वेश्चन एक तरह से आ गया, अंतरण करने में सक्षम कौन है कहाँ दिया गया, सेक्शन पूछा और अपवाद पूछ लिया, तो लगभग दो क्वेश्चन इससे बन गए। और आपका उत्तराखंड का भी हम मॉडल बना दे, यूपी में भी ये क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। अब सेक्शन आपका 8 लिखे, अंतरण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर कहाँ दिया गया है, कम चांस रहता है आपका पूछने का। धारा 8 में अंतरण का प्रभाव दिया गया है। फिर धारा 9 आती है कि धारा 9 में आपका ओरल ट्रांसफर दिया गया है, मौखिक अंतरण। अब डिटेल में चलेगा तब धारा 9 हम बताएंगे आपका, लेकिन क्वेश्चन आपका ये बनता है कि क्या संपत्ति का ओरल ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं, और इसका प्रावधान किस धारा में दिया गया है, तो सेक्शन 9। जब तक कानून ये न कहता हो कि संपत्ति का ऐसा अंतरण रिटेन में होना चाहिए, तब तक आप उस संपत्ति का ट्रांसफर मौखिक रूप से कर सकते हैं। तो जो आपका 6 प्रकार के अंतरण हम बताएंगे, फिर एक बार अध्याय वाइज तैयार करिए। अध्याय 3 में विक्रय, अध्याय 4 में बंधक, अध्याय 5 में पट्टा, अध्याय 6 में विनिमय, अध्याय 7 में दान और अध्याय 8 में एक्शनेबल क्लेम। जब ये अंतरण पढ़ाया जाएगा तो एक धारा उसमें ऐसी मिलेगी कि जो बताएगी कि कब अंतरण मौखिक होगा, कब अंतरण लिखित होगा, कब आपका हस्ताक्षरित किया जाएगा, कब अनुप्रमाणक साक्षी यानी कि गवाह होंगे, कब अंतरण को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। ये सभी बातें आपका अलग अलग धाराओं में 6 अंतरणों में अलग से पढ़ना है। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब धारा 9 डिटेल में पढ़िए तो 6 अंतरणों की वह धारा जहाँ की रजिस्ट्रेशन या लिखित की बात की गई है एक जगह पढ़ा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी, एमपी में तो एक क्वेश्चन निश्चित बनाता है ऐसा, लेकिन यूपी में भी बना सकता है। अगला ये सेक्शन 9 के, हाँ इसको थोड़ा एविडेंस से जोड़ लेना है, आपका ओरल एविडेंस से जोड़ लेना है कि क्या मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जा सकता है कि नहीं। तो आप धारा 59 पर गौर करिए एविडेंस की। धारा 59 बताती है कि दस्तावेजों की अंतर वस्तुओं के सिवाय सभी तथ्यों को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा। धारा 60 बताती है कि मौखिक साक्ष्य क्या होना चाहिए, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट होना चाहिए। जो व्यक्ति बोलने में असमर्थ है तो वह संकेत या इशारा या इत्यादि द्वारा अपना बयान दे सकता है, लेकिन उसका बयान मौखिक माना जाएगा कि दस्तावेजी। मौखिक सेक्शन याद रखिएगा एविडेंस की 119, यानी कि किस धारा में, 119। फिर आइए सेक्शन 10 से क्वेश्चन बनता है, एक नियम बनाइए। तो धारा 10 11 तथा 12 एक ही साथ लिखिए तीनों पहले। सेक्शन 10 11, सेक्शन 10 11 तथा 12 के तहत
आने वाली शर्तें, क्वेश्चन ये आ चुका है, थोड़ा अंडरलाइन करिएगा। आने वाली शर्तें शून्य होंगी यानी कि बातिल होंगी, अर्थात इंग्लिश में कहे तो वाइड होंगी। धारा 10, 11 तथा 12 के तहत आने वाली शर्तें शून्य होंगी तथा अंतरण वैध होगा। अब क्वेश्चन का मॉडल पहले देखिए। सेक्शन 10, 11 और 12 के तहत शर्तें शून्य होंगी, अंतरण शून्य होगा, शर्त तथा अंतरण दोनों शून्य होगा। चौथा देगा शर्तें शून्य होंगी लेकिन अंतरण वैध होगा। तो बताइए क्या लिखवाया गया? कंडीशन वैध होगी और ट्रांसफर क्या होगा? वैलिड। एकदम रट्टा मारना है। कंडीशन। अब इसके उल्टा आइए, इसके उल्टा सेक्शन 25 में आएगा, यही हम लिखवा दे रहे हैं। अगर कंडीशन लगाई गई है और वह कंडीशन सेक्शन 25 वाली है तो वहाँ अंतरण भी शून्य होगा और शर्त भी शून्य होगी, दोनों वाइड होंगे। लेकिन धारा 10, 11, 12 में ऐसा नहीं है। कंडीशन या शर्त या जो प्रतिबंध शून्य होंगे और अंतरण क्या होगा? वैध। एक लाइन लिखिए तो धारा 25 को कोरिलेट करके लिखा जाता है। लिखिए, धारा 25 के तहत शर्त तथा अंतरण दोनों शून्य होंगे। स्पष्ट इसी में लिखिए, इसी के नीचे, ताकि गलती न हो। धारा 25 के तहत अंतर शर्त तथा अंतरण दोनों शून्य होंगे। अब आइए, पिछली बार जो उत्तराखंड क्वेश्चन बनाया था, आपका धारा 10 पर बनाया था, वह क्वेश्चन था रोसर बनाम रोसर का वाद किस धारा से संबंधित है? तो लिखिए सेक्शन 10, रोसर वर्सेज रोसर। लिखिए भाई आपका रोसर बनाम रोसर का केस पूछा ये गया था उत्तराखंड पिछली बार कि रोसर वर्सेज रोसर का केस किस सेक्शन से संबंधित है? तो लिख लीजिए धारा 10 से। ये याद करके हो सकता है यूपी में भी रिपीट कर दे। फिर आपका धारा 11 में है केस टल्क बनाम मोक्से। धारा 11 में लिखिए, अब धारा 11 में जो केस है टल्क टल्क वर्सेज, लिख लीजिए भाई इसको, टल्क वर्सेज मोक्से, मो आधा क से। तो अगला क्वेश्चन आपका ये नया क्वेश्चन आ सकता है कि टल्क बनाम मोक्से का वाद आपका किस सेक्शन से संबंधित है? तो सेक्शन आपका जवाब रहेगा 11। ये याद करके जाना है। इसके बाद आपका जो सेक्शन पूछ, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए लिखने का। इसके बाद जो सेक्शन पूछा जाता है 13 पर, धारा 13 पर आपका एक क्वेश्चन बन ही जाता है। अब क्वेश्चन का मॉडल देखिए, 3-4 मॉडल और केस पिछली बार यूपीजे में केस पूछा गया था और वह आपका पूछा गया था कि दोहरी संभावनाओं का विरोधी नियम, रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी का सिद्धांत किस धारा में समाहित है, किस केस में प्रतिपादित किया गया? ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है। तो फिर एक बार देखिए, उत्तराखंड ने जो बनाया कि किसी अजन्मे को अगर हित देना है तो कैसे दिया, सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो उसने 4 ऑप्शन दिया था और सबसे अच्छा तरीका आपका ट्रस्ट है, न्यास है। अभी हम बताएंगे उदाहरण। तीसरा क्वेश्चन जो एचजेएस में पूछा गया था, एक क्वेश्चन बनने का धारा 13 से प्री में चांस पूरा रहता है। एचजेएस में जो पूछा गया था कि अजन्मा संपत्ति में कब हक पाएगा? तो जब 18 साल का हो जाएगा, जब 15 साल का, आपका जीवित जन्म लेते ही पाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो कब हक पालेगा? जैसे ही वह जीवित क्या करता है, जन्म लेता है। फिर 13 की पूरक धारा कौन है?
यानी कि किस धारा में ये कहा गया है कि जन्मतः हक पाएगा, तो धारा 20 में। और अंतिम क्वेश्चन, कैसा हक पाएगा, तो निहित की समाश्रित यानी कि वेस्टेड की समाश्रित, तो निहित हित पाएगा। फिर निहित हित की परिभाषा कहाँ है, 19 में है कि 21 में, तो 19 में है ना, देखिए तो एक बार 19 में देखिए, कई क्वेश्चन आपका कोरिलेट किया गया एक सांस में, यानी कि एक एक ही बार में 5-6 क्वेश्चन अभी बचा भी हैं कि दोहरी संभावनाओं का विरोधी नियम किस केस में प्रतिपादित किया गया, केस गलत न हो। वीटी बनाम माइचल, वीटी बनाम माइचल का केस है। अब एक उदाहरण देखिए, 2-4 मिनट समझाया जाए तब ये सब लिखवाया जाए। भाई पहले कॉन्सेप्ट बनाइए। सेक्शन 5 से उठाना है, फिर आपका 13 चलना है, और फिर आपका धारा 20 पढ़ना है। एक क्रम से चला जाता है। देखिए सेक्शन 5 क्या कहता है। सेक्शन 5 ये कहता है कि जो भी संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत ट्रांसफर होगा, दूसरे कानून के तहत नहीं, टीपीए के तहत, वह इंटरवाइवस होगा, जीवित व्यक्तियों के बीच में होगा। इसका मतलब अंतरणकर्ता भी जीवित हो और जिसको अंतरित किया जा रहा है संपत्ति, वो भी उस तारीख को क्या हो, जीवित। लेकिन मैं बताया था कि ये ला का एब्सोल्यूट रूल नहीं है। 3 धाराओं में इसके अपवाद हैं, 13, 14 और 16। यानी कि धारा 13 किसका एक्सेप्शन हो गई, पहला नियम 5 का, किसका हो गई, 5 का। तो अजन्मे के फेवर में अगर ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है, तो किसी पूर्विक हित या प्रायर इंटरेस्ट का पहले सृजन करिए। तो एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए ये सी अनबार्न है, यानी कि अभी धरती पर आया ही नहीं है, अभी गर्भ में आया हो या न आया हो उससे मतलब नहीं है, अभी जन्म नहीं लिया है, तो इसको अजात कहते हैं, या अनबार्न कहते हैं, या अजन्मा कहते हैं। अब ये चाहता है कि हम इस अजन्मे को अपनी प्रॉपर्टी का स्वामित्व दे दें, यानी कि इस मकान जो हमारा है ये किसको हम दे दें, अजन्मे को। तो सेक्शन 5 कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरवाइवस टीपीए में ट्रांसफर होगा, यानी कि दूसरा पक्षकार भी अंतरण के समय क्या हो, जीवित। लेकिन धारा 13 एक ही इच्छा का सम्मान करती है और कहती है कि कुछ उपाय कर लो, तब तुम अजन्मे को संपत्ति क्या कर सकते हो, दे सकते हो। एक प्रायर इंटरेस्ट का सृजन कर दो, यानी कि तुम ऐसा करो कि ये संपत्ति बी को दे दो और कुछ समय के लिए दे दो। बी को ट्रांसफर करो और उस विलेख में ये लिखो कि बी के पक्ष में हम प्रायर इंटरेस्ट पूर्विक हित देते हैं, और जैसे ही ये अजन्मा जन्म लेगा बी से ये संपत्ति किसको चली जाएगी, सी को। तो सबसे अच्छा तरीका पूर्विक हित सृजित करने का ट्रस्ट है, यानी कि न्यास है, यानी कि ए अपने मकान से न्यास बना दे, बी को न्यासी बना दे, और न्यास में लिख दे कि जब अजन्मा जन्म लेगा तो ये न्यास की संपत्ति कहाँ चली जाएगी, किस में वेस्टेड हो जाएगी, अजन्मे में। तो उत्तराखंड ने पूछा कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो ट्रस्ट का सृजन करके, यानी कि पूर्विक हित का सृजन करिए, न्यास बनाइए, किसको न्यासी बनाइए, बी को, और जब अजन्मा जन्म लेगा तो संपत्ति किसको मिल जाएगी, सी को। तो अजन्मा को संपत्ति कब मिलेगी, इसके लिए धारा 13 नहीं अब बताएगी, कौन सी धारा, 20। जैसे ही अजन्मा जीवित जन्म लेगा, बी से ये प्रॉपर्टी किसको तुरंत चली जाएगी, सी को। लेकिन मरा हुआ जन्म न ले, हम एक शब्द बोल रहे हैं, कैसे, अब कैसा हित मिलेगा, पूर्ण की आंशिक अजन्मे को, पूर्ण पूर्ण माने निहित, निहित मतलब वेस्टेड,
तो वेस्टेड मिलेगा, तो आखिर वेस्टेड हित कहाँ परिभाषित है? 19। तो जो 19 वाला वेस्टेड हित है वही हित किसको मिल जाएगा? अजन्मे को। तो धारा 20 भी याद रखना है, यानी कि सेक्शन पिछली बार जो है जेएस में आया था, सेक्शन 20 से आया था कि अजन्मे को कब हित प्राप्त होता है, तो जैसे ही वह क्या होता है, जन्म लेता है। 4 धाराएं याद रखिए एक साथ कोरिलेट करके। देखिए अगला देखा जाए इसको, फिर इसको लिखिए भाई आपका पहले दोहरी संभावनाओं का भी विरोधी नियम बता दिया जाए, तो वीटी बना माइचल का, तब इसको लिखवा दिया जाए। शॉर्टकट में देखिए, वीटी बना माइचल माइचल के केस में दोहरी संभावनाओं का विरोधी नियम प्रतिपादित किया गया, जो धारा 13 से संबंधित है। यानी कि कानून एक संभावना तक तो अंतरण को सही मानता है, लेकिन उसके बाद की संभावना को गलत मानता है। तो आप लोग इस उदाहरण में बताइए, ये पहला जो अजन्मा कौन है? सी। ये पहली संभावना हो गई। अब कहा जाए कि सी जन्म लेगा, और सी का जो पुत्र कौन जन्म लेगा? डी। उसे संपत्ति जाएगी। तो कानून ये कहता है कि ये पहली संभावना तक तो अंतरण ठीक है, लेकिन ये जो दूसरी संभावना कि पहले सी जन्म लेगा, ये पहली संभावना, अब फिर सी पुत्र कौन जन्म लेगा? डी। ये तो दोहरी संभावना हो गई। तो कानून पहली संभावना तक तो सही है, लेकिन दूसरी संभावना को मान्यता देता है कि नहीं? तो दोहरी संभावना के पक्ष में नियम की विरोध में, तो किस केस में दोहरी संभावनाओं भावना के दोहरी संभावना के अगेंस्ट में नियम प्रतिपादित किया गया? पिछली बार ही आया था जे में, वीटी बनाम माइचल। 3-4 बार तो केस बता दिया गया। अभी डिटेल में इसको लिखिए। अब जुड़ा पैदा हो गया तो कौन पहले पैदा हुआ, अब वो देखा जाएगा। चाहे 10 बच्चे हो, अब उससे लिखिए भाई आपका, लिखिए आपका धारा 13। पहला लिखिए धारा 13 में हेडिंग डालिए, अजन्मे के पक्ष में अंतरण। अजन्मे के पक्ष में अंतरण। देखिए हेडिंग से भी गलत लोग करके आ जाते हैं। अजन्मे के फेवर में ट्रांसफर, अजन्मे के पक्ष में अंतरण। अब देखिए कैसे भरमा देता है। धारा 5 में कौन सही है? अजन्मे को अंतरण, अजन्मे के पक्ष में अंतरण। को का मतलब हो जाएगा अजन्मे को डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया, और डायरेक्ट ट्रांसफर संभव तो कैसे संभव है? पूर्विक हित का सृजन। तो को मारेंगे कि के पक्ष में, कौन वाक्य सही है? मैं लिखवा को नहीं लिखवाया हूँ, याद रखिए। एक बार भरमाने वाला ये क्वेश्चन आया। लिखिए, अजन्मे को संपत्ति का अंतरण सीधे नहीं किया जा सकता। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अजन्मे को संपत्ति का अंतरण सीधे नहीं किया जा सकता। इसके लिए पूर्विक हित का सृजन करना होगा, प्रायर इंटरेस्ट। इसके लिए पूर्विक हित का, प्रायर इंटरेस्ट का सृजन करना होगा। अब उत्तराखंड ने बनाया कि पूर्विक हित का सृजन करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? तो वह ट्रस्ट है। लिखिए, इस हित का सृजन करने का उत्तम तरीका न्यास है। ये क्वेश्चन आ चुका, अंडरलाइन करिएगा, यूपी में हो सकता है रिपीट कर दे। सबसे उत्तम तरीका क्या है? ट्रस्ट या न्यास। लिखिए, पूर्विक, फिर एक बार देखिए, पूर्विक हित के सृजन का उत्तम तरीका न्यास है, यानी कि ट्रस्ट। आपका न्यास आपका बताया गया था, ये धारा 6 जो आपका डावरी एक्ट का बताई जा रही है, उसमें भी न्यास शब्द आएगा।
न्यास का मतलब बिलीव करना। बिलीव करना माने विश्वास करना। यानी कि अगर पति ने या पति के नातेदारों ने वधू से दहेज लिया है तो पति और पति के नातेदार उस दहेज की संपत्ति या रकम को न्यास के रूप में धारण करेंगे। न्यास का मतलब ये हुआ कि ये माना जाएगा कि पत्नी ने इन पर विश्वास करके ये संपत्ति दहेज की दिया है और पत्नी उसको वापस लेने का की क्या है हकदार। तो सुबह बताया गया था, समय पूछा जा सकता है कि कितने माह के अंदर वापस करना होगा, 3 माह। तो आगे बताया जाएगा, आपका न्यास फिर कल बताया जाएगा आपका डावरी एक्ट में भी। फिर अब देखिए अगला आपका न्यास हो गया। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि दोहरी संभावनाओं का विरोधी नियम किस केस में प्रतिपादित किया गया। तो उसको लिखिए, वीटी बनाम माइचल के केस में। वीटी, टीटी ना लिख दीजिएगा, अधः वीटी। वीटी बनाम माइचल के केस में दोहरी संभावनाओं का विरोधी नियम प्रतिपादित किया गया। दोहरी संभावनाओं का विरोधी नियम प्रतिपादित किया गया। अब आइए जो आपका क्वेश्चन बनता है कि अजन्मा कब हित पाएगा और कैसा हित पाएगा। तो लिखिए, धारा 20 के तहत, नीचे लिखिए रो बनाकर, सेक्शन 20 के तहत, धारा 20 के तहत अजन्मा जीवित जन्म लेते ही हक पाएगा। अजन्मा जीवित जन्म लेते ही हक पाएगा तथा निहित हक पाएगा। समाश्रित न मार दीजिएगा, वेस्टेड, तथा निहित हक पाएगा। ये आपको याद करके जाना है। ये एचजेएस में आपका पिछली बार पूछा गया था। सेक्शन भी याद रखिएगा, कौन सा सेक्शन है, 20। अब आ जाइए धारा 13 के बाद आपका पूछा जाता है, धारा 14 में सिद्धांत पूछा जाता है और रूल अगेंस्ट परपीच्यूटी, यानी कि लिखिए धारा 14 शाश्वतता के विरोधी नियम। लिखिए धारा 14 में रूल अगेंस्ट परपीच्यूटी या शाश्वतता शाश्वतता का विरोधी नियम धारा 14 में दिया गया है। शाश्वतता मतलब कि लगातारता, न तो आसान भाषा में लिख लीजिए, लगातारता बताया जाएगा डिटेल में। शाश्वतता मतलब परपिचुअल, यानी कि शाश्वत, अस्थाई, यानी कि लगातार। अगला लिखिए धारा 15। धारा 15 में केस पूछा जा सकता है लीक बनाम रॉबिन्सन का। धारा 15 में आपका केस पूछा जा सकता है लीक वर्सेज रॉबिन्सन। लीक बनाम रॉबिन्सन का केस किस धारा से संबंधित है। तो आपका जवाब रहेगा धारा 15 से। इसके बाद आ जाइए धारा 17 पूछा जाता है आपका संचयन का निर्देश। लिखिए धारा 17 संचयन का निर्देश, डायरेक्शन ऑफ एकुमुलेशन। संचयन माने एकत्र करने का, संचयन ना है तो लिख लीजिए एकत्र करना। तो क्वेश्चन ये बनता है कि संचयन का निर्देश कहाँ दिया गया है। तो आपका जवाब रहेगा धारा 17 में दिया गया है। इसके बाद धारा 18 से क्वेश्चन बना था, पिछली बार जे में ये क्वेश्चन बना है
कि धारा 18 किन किन धाराओं की अपवाद है, तो हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, बेयर एक्ट में लिखा है। वहीं 3 धाराएं रटना है, 14, 16 तथा 17। लिखिए धारा 18। पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, थोड़ा अंडरलाइन करिए। सेक्शन 18 यानी कि धारा 18, धारा 14, 16 तथा 17 तीनों का अपवाद है। वही धारा दिया था किसका अपवाद है, और धारा इधर उधर करके दिया था। 3 धारा रट कर जाएगा, कौन कौन? 14, 16 और 17। अगला ये धारा 19 आइए, निहित हित की परिभाषा देता है। सेक्शन 19 में सेक्शन याद करना है। वेस्टेड इंटरेस्ट या निहित हित की परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो धारा 19 में। अगला लिखिए धारा 21, समाश्रित हित की परिभाषा किस धारा में, तो 21 में। 20 आपका बीच में बता दिया गया है, आपका 13 के साथ अभी बताया गया। फिर एक बार देखिए, वेस्टेड इंटरेस्ट या निहित हित की धारा में 19 में, समाश्रित हित की धारा में 21 में। धारा तो रटना ही पड़ेगा। अब आ जाइए इधर, आपका धारा 22 पर क्वेश्चन बन सकता है। उफर्ड बनाम उफर्ड केस है, बना नहीं अभी भाई, हो सकता है नया क्वेश्चन बन जाए। उफर्ड वर्सेज उफर्ड का केस किस धारा से संबंधित है? अब तक के इतिहास में ये क्वेश्चन बना नहीं कभी, लेकिन भाई सतर्क रहना है। कुछ तो नया क्वेश्चन आयोग बनाएगा, और वही नए क्वेश्चन मेरिट भी बनाते हैं, क्योंकि आयोग भी जानता है कि ज़्यादातर लड़के साल्व जो पुराने पेपर हैं रट्टू तोता होते हैं और रट कर आते हैं। तो अब आयोग जो है वह घुमावदार क्वेश्चन बना रहे हैं, और इतिहास गवाह है कि बिहार आपका जे में और बिहार एपीओ में, जो लोग एपीओ में ये सोच रहे थे कि आपका साल पेपर बस दोहरा लिया जाए उससे ही काम चल जाएगा, तो काम नहीं किया साल पेपर। ऐसा ऐसा घुमावदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना दिया कि हालत खराब हो गई थी। तो आपका कर्तव्य है कि पुराने क्वेश्चन तो तैयार ही रखिए, लेकिन जो नए मॉडल के क्वेश्चन बन रहे हैं उस पर भी विशेष ध्यान देना है। केवल ये नहीं कि साल पेपरों पर, और नए मॉडल के क्वेश्चन मैं बता ही रहा हूँ लगातार कि ये मॉडल आपका बन सकता है। तो उफर्ड बनाम उफर्ड का केस किस सेक्शन से संबंधित है? 22। ये इसके बाद जो पूछा जाता है धारा 25 में, धारा 25 में आपका अगर शर्त धारा 25 वाली है, तो वैसे मैं लिखवा चुका हूँ, कंडीशन भी शून्य होगी और अंतरण भी क्या होगा? शून्य। इसको धारा कॉन्ट्रैक्ट की धारा 23 के समान है। ये धारा जो बातें कॉन्ट्रैक्ट की धारा में लिखी मिलेंगी 23 में, वही बातें 90% कहाँ मिलेंगी? आपका कह सकते हैं कि धारा 25 में। तो 25 में लिखवा चुका हूँ, दोबारा ना लिखवाया जाए। इसके बाद 26 से क्वेश्चन बनता है, और 27 से भी, फिर 29 से भी। 3 इधर की धाराओं से एक क्वेश्चन लगभग सेट रहता है। पहले आपका जो क्वेश्चन बनता है वह कंडीशन प्रेसिडेंट पर बनता है, धारा 26 में पूर्ववर्ती शर्त। अब देखिए, दो प्रकार की शर्त होती हैं आपका, दोनों प्रकार को अभी हल्का हल्का एक एक लाइन समझने का प्रयास करिए। एक होता है कंडीशन प्रेसिडेंट, और दूसरा होता है कंडीशन सब्सिक्वेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब पूर्ववर्ती शर्त, यानी कि पहले शर्त का पालन करिए तब आपको हक या मने हक मिलेगा, और पश्चातवर्ती शर्त में ये होता है कि हक मिल जाता है, और जैसे ही आपने शर्त का पालन किया वैसे ही आपसे हक छीन जाता है। यानी कि आपका रहता नहीं, बल्कि क्या होता है? छीन जाता है।
तो पूर्ववर्ती शर्त का पालन कैसे करना है, सारतः। और पश्चातवर्ती शर्त का पालन कैसे करना है, अक्षरशः। तो सारतः पालन का सिद्धांत धारा 26 में, अक्षरशः पालन का सिद्धांत धारा 29 में। दो धाराएं याद रखें। कंडीशन प्रेसिडेंट तो धारा 26, कंडीशन सब्सिक्वेंट तो कौन सी धारा अप्लाई होगी, हक छिन जाएगा मिला हुआ, धारा 29। दो उदाहरण देखिए, एक कंडीशन प्रेसिडेंट का और एक आपका कंडीशन सब्सिक्वेंट का। फिर धारा 26 में सिद्धांत हैं, 27 में सिद्धांत हैं, और दोनों धाराओं से सिद्धांत पूछा गया है। पिछली बार उत्तराखंड ने धारा 27 से सिद्धांत पूछा, त्वरण का सिद्धांत, शीघ्रता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन किस धारा में समाहित है, तो उत्तराखंड में बना था तो धारा 27 में। तो एक उदाहरण देखा जाए आपका, तब इसको लिखवाया जाए। भाई देखिए आपका या मैंने धारा 27 में आपका जो पूछा, नहीं धारा 26 में जो पूछा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का सिद्धांत, यथा सामीप्य का सिद्धांत यानी कि नजदीकता का सिद्धांत। अब इसको भी थोड़ा बहुत हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दोनों कंडीशन समझिए। पहले हम बता रहे हैं कंडीशन प्रेसिडेंट। ए बी से कहता है कि हे बी, अगर तुम 12 सेकंड में 100 मीटर दौड़ जाओगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया इनाम दूंगा। तो बताइए पहले शर्त पूरी करनी है कि इनाम ही मिल जाएगा। तो शर्त पहले पूरी करनी है कि बाद में, पहले। और पहले पूरी करनी है, शर्त क्या लगी है कि तुम 12 सेकंड में कितना दौड़ जाओ, 100 मीटर। तो बताइए क्या संभव है कि नहीं इस शर्त का पालन, संभव है? क्योंकि जो विश्व रिकॉर्ड है वह तो 9 सेकंड का ही है ना भाई। विश्व रिकॉर्ड तो 9-10 सेकंड के बीच का है। तो 12 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना क्या है, संभव। तो शर्त भी वैध, लेकिन शर्त का पहले क्या करिए, पालन। यानी कि पहले आप शर्त का पालन करिए, तब 5 लाख रुपए के हकदार होंगे। तो इस शर्त का पालन सारतः करना है, हूबहू करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी को सारतः का मतलब ये हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। ये सिद्धांत धारा 26 में समाहित है। दूसरा उदाहरण देखिए, छोड़ दीजिए इसको, बहुत दिन हो गया, यही उदाहरण सबसे अच्छा है आपका। एक तालाब है और उसमें मगरमच्छ भरे पड़े हैं। एक आदमी यह घोषणा करता है कि जो भी प्रपोजल करता है कि जो भी व्यक्ति संविदा नियम में प्रपोजल करता है कि जो भी व्यक्ति इस मगरमच्छ भरे तालाब को तैर कर पार कर जाएगा उसे मैं 5 लाख रुपया इनाम दूंगा। तो बताइए पहले शर्त का पालन करने पर पकड़ना पड़ेगा कि इनाम मिल जाएगा। तो कैसी शर्त इसमें लगी है, पूर्ववर्ती की पश्चातवर्ती? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का पालन कैसे करना है, शर्त। तो अब आइए कौन सी धारा में ये शर्त जाएगी, 26। सभी लोग परेशान हैं, आपका आपका माने सभी लोग डर रहे हैं, मगरमच्छ ऊपर नीचे तैर रहे हैं और कब दबोच ले। तो सबको जान की पड़ी है। तब तक पलक झपकते ही, पलक झपकते मैंने प्राइमा फेसाई, प्राइमा फेसाई मैंने प्रथम दृष्टिया या सकृत दर्शन है, इसको कहते हैं हिंदी में, यानी कि इंग्लिश में प्राइमा फेसाई, यानी कि सरसरी तौर पर क्या करने पर देखते ही। यानी कि एक आदमी छपाक से, अब फिल्म में न जाइएगा, छपाक से पानी में कूदता है और कभी नीचे डूब के कभी ऊपर तैर कर किसी तरह बैतरणी को पार कर लेता है। यानी कि मगरमच्छ से भरे तालाब को क्या करता है, पार। तब तक मीडिया हमारा आ जाता है और आप जैसे लोग आ जाते हैं, मर कहने लगते हैं कि बहुत बहादुर हो, ये हो वो हो, तुम तो बहुत बहादुर निकले, इतना बार मगरमच्छों से भी नहीं डरे और तुम क्या करे,
किए हो, तालाब को पार कर गए हो, तो कंडीशन प्रेसिडेंट का उसने क्या कर दिया है, पालन, तो कितने का इनाम का अब हकदार हो जाएगा, 5 लाख। तब तक मीडिया वाले पूछने लगते हैं कैसे इतना बहादुरी का काम कर दिए हो। अब वह उसकी बोलती ही बंद हो गई है। अब क्या करे बेचारा। तब तक उसकी वाइफ आती है और ये कहती हैं कि ये निकम्मा दिन भर सोशल मीडिया पर लगा रहता है, कुछ काम धंधा करता नहीं, बस फेसबुक व्हाट्सएप उंगली मिली है और तुरंत तुरंत क्या चलाता है मोबाइल पर, उंगली टच स्क्रीन अब तो है, अब तो दबाने वाला भी नहीं रहा। और 5 लाख का बीमा ये इसका मैं कराई हूँ और आपका, मैं ही इसे धक्का दी थी। मैं ही इसे धक्का दे दी थी। ये निकम्मा मर जाता तो 5 लाख का क्या मिल जाता बीमा, और जिंदा बच गया तो 5 लाख क्या जीत चुका इनाम। अब दोनों हाथ में लड्डू हैं, उधर 5 लाख बीमा का और इधर 5 लाख किसका, इनाम का। सेम आपका यही कंडीशन प्रेसिडेंट होता है। अब एक उदाहरण कंडीशन सब्सिक्वेंट का देखिए। पश्चातवर्ती, ए ने अपनी पुत्री का विवाह बी से किया और बी को आपका एक मकान दिया और ये कहा कि हे बी, अगर तुम हमारी पुत्री को डाइवोर्स दे दोगे तो ये मकान तुमसे क्या होगा, छीन जाएगा। तो बताइए, पहले मकान मिल गया कि शर्त का पालन करना है। मकान मिल गया और जैसे ही डाइवोर्स अगर पति पत्नी को देता है तो मकान में हित छीन जाएगा कि बना रहेगा, छीन जाएगा। तो ये कंडीशन सब्सिक्वेंट हुई और इसका पालन अक्षरशः करना है। तो पति पत्नी को डाइवोर्स दे तो ये अक्षरशः हुआ। अगर पत्नी ही डाइवोर्स दे दे पति को तो ये नियम काम नहीं करेगा, क्योंकि हक छीन जा रहा है। तो शर्त का पालन हू बहू होना, सार्थक नहीं, इसको हम अक्षरशः कहते हैं। अक्षरशः का मतलब ये हुआ हू बहू, शब्दशः भी कह सकते हैं। तो ये कंडीशन कैसी रही, सब्सिक्वेंट की धारा में जाएगा 29। अब एक डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन भी बता दिया जाए, तब आपका लिखवा जाए। धारा 27 में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन समाहित है। पश्चातवर्ती पर ही देखिए ध्यान से। मान लीजिए ए पिता था, अपनी पुत्री का विवाह एक मने एस बी से किया और ये शर्त लगाई कि जैसे ही बी हमारी पुत्री को विवाह मने डाइवोर्स देगा, जो बी को हमने मकान दिया है वह मकान बी से छिन जाएगा और तुरंत हमारी पुत्री को वह मकान क्या होगा, चला जाएगा। यानी कि स्वामित्व तुमसे छिन जाएगा और वह स्वामित्व हमारी पुत्री को क्या हो जाएगा, प्राप्त। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरितता, शीघ्रता, त्वरण का सिद्धांत यही हुआ कि जैसे ही बी ने अपनी पत्नी को डाइवोर्स दिया, उसी क्षण उस मकान का स्वामित्व किसको चला जाएगा, उसकी पत्नी को, क्योंकि कंडीशन आपका सब्सिक्वेंट में यही तो शर्त लगी थी। तो तुरंत चला जाएगा। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ क्या, एक्सिलरेशन, यानी कि त्वरितता का सिद्धांत। लिखिए इसको भाई आपका, लिखिए धारा 26, धारा 26 लिखिए। पूर्ववर्ती शर्त का पालन, पूर्ववर्ती शर्त का पालन सारतः किया जाना चाहिए। धारा 26 में लिखिएगा, पूर्ववर्ती शर्त का पालन सारतः किया जाना चाहिए। इस धारा में हित के निहित होने का सिद्धांत समाहित है। इंटरेस्ट के वेस्टेड होने का, ये भी एक बार क्वेश्चन आया है। इस धारा में 26 में याद रखिएगा,
इस धारा में हित के निहित होने का सिद्धांत समाहित है। ऐसी शर्त का पालन सारतः किया जाना चाहिए। अक्षर सा नहीं लिखिए, ऐसी पूर्ववर्ती शर्त लिखवा दी गई ना 26 में, ऊपर देखिए तो वाक्य। हाँ, ऐसी शर्त का पालन सारतः किया जाना चाहिए। इस धारा में डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस, ये अंडरलाइन करिए, इस धारा में 26 में चल रहा है, इस धारा में डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस यथा सामीप्य का सिद्धांत, हिंदी में यथा सामीप्य, हिंदी में आसान भाषा में लिखे लगभग करीब तक, दूसरी भाषा में लिखना चाहे तो लिखेंगे लगभग करीब तक, या नजदीक तक, वहीं करीब को ही कहते हैं नजदीक का सिद्धांत। इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। हिंदी में भाई शब्द चेंज करता रह रहा है। अब लिखिए धारा 27, लिखिए धारा 27 में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन यानी कि हिंदी में त्वरण का सिद्धांत। आप लिख करके हिंदी लिख लीजिएगा 2-3। त्वरण हो गया पहला शब्द, दूसरा शीघ्रता, शीघ्रता का सिद्धांत या त्वरितता का सिद्धांत, त्वरितता भी कहते हैं, त्वरितता का सिद्धांत समाहित, त्वरितता का सिद्धांत समाहित है। केस लिखिए अंडरवुड वर्सेज विंग, 27 पर केस लिखिए अंडरवुड वर्सेज विंग। इसके बाद लिखिए आपका धारा 29, 27 के बाद 28 छोड़ दीजिएगा, धारा 29 लिखिए, विंग, विंग है, विंग लिखा तो गया विंग। हाँ, अगला लिखिए सेक्शन भाई आपका 29, पश्चातवर्ती शर्त के बारे में प्रावधान किया गया है। कंडीशन सब्सिक्वेंट इंग्लिश में लिखना चाहे तो धारा 29 में पश्चातवर्ती शर्त के बारे में प्रावधान किया गया है। कंडीशन सब्सिक्वेंट लिखिए, ऐसी शर्त का पालन अक्षरशः किया जाना चाहिए, अक्षरशः न तो शब्दशः, वर्ड बाय वर्ड, मिला जुला नहीं, जो बातें लिखी हैं हूबहू उसका क्या होना चाहिए, पालन। तो बताइए, सुबह बताया गया है आपका जुरिस्प्रूडेंस में भी, जो बातें किताबों में लिखी गई हैं कानून की, कौन सी विचारधारा कहती हैं कि उनका अक्षरशः समाज में पालन होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो कारण खोजिए, और क्यों नहीं हो रहा है इसको निवारित करिए। तो समाज शास्त्रीय विचारधारा और इसका अपवाद, यानी कि जो पालन नहीं हो रहा है, चल ही रहा है डावरी एक्ट, कहाँ पालन हो रहा है। 99% लोग क्या बिना फटफटिया और 4 व्हीलर के विवाह कर ले रहे हैं। चलिए आपका अगला देखिए भाई, आपका 29 लिखिए, वाक्य बोलिए तो लास्ट वाला। हम्म, पालन शब्द से लिखिए, इस धारा में, इस धारा, यह धारा हित के निनिर्हित,
हित के विफल लिखिएगा। हित के समाप्त होने के सिद्धांत पर आधारित है। यह धारा हित के समाप्त होने, तो दूसरी भाषा में विफल नहीं, एक बार निहित हो गया है फिर वहां से हट जा रहा है, उसको विफल भी कह सकते हैं, सही है। हित के विफल होने, या हित आपका माने अनिहित भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बार निहित हो गया है तो उसके बाद क्या हो रहा है, हित के अनिहित लिख लीजिए, एक और शब्द लिखिए। यह धारा हित के अनिहित होने के सिद्धांत पर आधारित है। माने एक बार निहित हो गया है तो फिर का क्या हो जाएगा, वहां से चला जाएगा। इसके बाद आपका धारा 35 पढ़ना है, बीच की धाराएं छोड़ देनी है। आपका अगली धारा लिखिए 35, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, यानी कि चुनाव का सिद्धांत, निर्वाचन का सिद्धांत। यहाँ आपका क्वेश्चन फिर एक बार बनता है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बना है। पहला क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का सिद्धांत किस धारा में, निर्वाचन या चयन या चुनाव का सिद्धांत किस धारा में, तो पहला जवाब रहेगा 35। दूसरा क्वेश्चन यूपीजे में बना कि 35 लागू होती है हिंदुओं पर मुस्लिमों पर, दोनों पर इनमें से कोई नहीं, तो लिखिए यह धारा सभी धर्मावलंबियों पर लागू होती है। लिखिए धारा 35 में, यह धारा सभी धर्मावलंबियों पर लागू होती है। अगला क्वेश्चन बनता है कि निर्वाचन का सिद्धांत सबसे पहले किस केस में प्रतिपादित किया गया, तो कूपर बनाम कूपर, केस याद करके जाइएगा। लिखिए निर्वाचन का सिद्धांत, निर्वाचन का सिद्धांत कूपर बनाम कूपर के वाद में, कूपर बनाम कूपर के वाद में जस्टिस हैथरवी ने प्रतिपादित किया। जस्टिस हैथरवी, हैथरवी, यह सिद्धांत कूपर बनाम कूपर के वाद में जस्टिस हैथरवी, हैथरवी, हैथरवी ने प्रतिपादित किया। अब उत्तराखंड आपका आधार पूछ लिया था कि आधार क्या है, तो पब्लिक पॉलिसी या लोकनीति। लिखिए इस धारा का आधार लोकनीति है, पब्लिक पॉलिसी। इस धारा का आधार पब्लिक पॉलिसी है, लोकनीति है। बिहार में आपका अलग से क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू में, मीठा मीठा हब हब और तीखा तीखा थू थू, यानी कि इसका मतलब कि मीठा आप खाइए और साथ में तीखा है तो थूक दीजिए, न खाइए, ये नहीं हो सकता। एक ही बार में गर्म और ठंडी सांस नहीं ले सकते। एक ही बार में आप एक चीज को स्वीकार और दूसरे को इनकार, या तो स्वीकार करिए तो पूरा, इनकार करिए तो पूरा, यानी कि आपका दो मुही बातें नहीं चलने दी जाएगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन तो बताया जाएगा डिटेल में। तो फॉरेस्ट ले लीजिए, तब कॉन्ट्रैक्ट भाई शुरू किया जाए। संविधान नियम में 29 चल रही थी ना धारा, फिर एक बार मॉडल बताना पड़ेगा भाई, प्रयास है क्या। हाँ भाई, फिर एक बार हम मॉडल 2-4 मिनट बना देंगे, क्योंकि जरूरी इस समय ये है कि धाराएं बार बार रिवीजन करिए। घर पर याद नहीं होंगी, घर पर याद न हो तो यहीं कोचिंग में आकर बैठकर
और रोज 2-4 दिन क्या करिए, हाँ, अभ्यास करिए, उसके बाद पूछा ही जाएगा लास्ट में।